Hi Rini, how are you? Welcome on Cine Speaks. Thank you so much, ma'am, for having me here. अरे यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो मेरे साथ अभी हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं, टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Yes. I'm into many things. यस, एंड यू आर अ कोरियोग्राफर एज वेल, सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल वर्कर। ओ माय गॉड, मतलब ठीक है, लंबी लिस्ट है। Yes. योर पैशन इज व्हाट? आपका पैशन क्या है? Actually, ma'am, the thing is, मेरा पैशन हमेशा से डांस रहा है एंड मैं खुद एक फिल्मी फैमिली से ही हूँ. आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. माय मासी इज एन एक्टर, माय सिस्टर इज एन एक्टर, सो आई हैव बीन द पार्टनर ऑफ प्रभुदेवा सिंस पास्ट 12 to 13 years बिकॉज मेरा ऐसा है कि लाइक आई एम द मेंबर ऑफ द इफ्टिका, लाइक इंडियन फेडरेशन ऑफ कोरियोग्राफर्स ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म्स. तो ये ओके। इफ्तिका जो है, I'm a part of that, and I'm also the Maharashtra head of National Social Justice and Human Rights Commission. तो ऐसा है. एंड लाइक मेरा पैशन लेकिन हमेशा से डांसिंग रहा, और मैं 2.5 साल की उम्र से डांस कर रही हूँ. एंड आई हैव माई ओन एकेडमी विच इज इन नवी मुंबई. आई स्टे इन नवी मुंबई, बट मेरा काम बहुत मुंबई, नवी मुंबई, अक्रॉस इंडिया रहता है. सो आई कीप ट्रैवलिंग. ओके। यू नो व्हाट, मेरा ना एक बड़ा क्यूरियस सा क्वेश्चन है। हो सकता है आपके लिए स्टूपिड क्वेश्चन भी हो, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि एस्ट्रोलॉजी एक नॉर्मल चीज नहीं होती है। वी कांट स्टडी एस्ट्रोलॉजी। वो हाँ आपके जी. अंदर, इट्स अ पावर, इट्स अ काइंड ऑफ अ पावर। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, मतलब कैसे आता है कि इस नंबर से क्या होता है, या किसी को देख के आप उसका प्रिडिक्शन करती हैं? तो ये आपके अंदर कैसे, मतलब इज इट अ पावर इनसाइड यू और व्हाट? एक्चुअली मैम, एक होता है कि मैं इस ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाइक वैलिड क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, या कैसे आती है, या प्रिमोनिशंस क्या होता है, या इंट्यूशन क्या होता है. मैं इस बात में हमेशा मानती हूँ कि यू आर बॉर्न विद अ मिशन. एवरीवन इज बॉर्न विद अ मिशन. मेरे साथ जो जर्नी रही वो ऐसी रही कि मैं एक्टर बनना चाहती थी, और मुझे एक्टिंग में क्या हो रहा था कि आई वॉज गोइंग एंड गेटिंग सिलेक्टेड फॉर वेरियस ऑडिशंस, और लास्ट मिनट पे जाके मुझे पैसे मिल जाते लेकिन वो शेल्फ्ड हो जाता. मुझे कोई साइन कर लेता, फिर मैं रिप्लेस हो जाती. सो ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग, और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग विद रेने, because she is good at dancing, she is good at performing. I have been trained with like Shamak Dawar. I was assisting him since for a quite a long period of time, and then I was trained by Anupam Kher sir, so they knew what kind of a talent I have. But मेरा फिर भी नहीं हो रहा था. And क्या होता है जब आपको पता होता है कि आप में टैलेंट है और फिर भी आपका नहीं हो रहा है, तो यू लुक फॉर आंसर्स, यू सीक आंसर्स कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या इस मेरे में कमी रह रही है जिसके कारण आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड, एंड जिसके कारण वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू आई एम नॉट एबल टू डू दैट. तो इसी के लाइक डिस्कवरी में हुआ ये कि मैं अपने गुरु जी मंदार अमोनकर जी से मिली, जो कि श्री श्री रविशंकर जी के साथ हैं. इज वर्किंग फॉर आर्ट ऑफ लिविंग एंड इज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग. सो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जरूरी नहीं है कि फेम, नेम, ओहदा सबको एक रास्ते से मिले. आप कोरियोग्राफी में भी जाओगे, आपका नाम भी होगा, और 2024 तक आपको स्ट्रगल रहेगी, और 2025 से आप यू हैव टू गो हेड एंड देयर इज नो लुकिंग बैक. सो एग्जैक्टली मैं आपसे मिल रही हूँ 2025 में, एंड एट द सेम टाइम मेरी जो कहते हैं पीआर एक्टिविटी, या लोगों का मुझे जानना, जबकि मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, फिर भी मुझे वो ओहदा या वो रिस्पेक्ट नहीं मिली थी जो मैं डिजर्व करती थी. एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में रहने के बावजूद सबको लगता कि ये तो वेल टू डू फैमिली से, इसे क्या जरूरत है. सो पीपल यूज टू पुश मी बैक. तो गेटिंग माई पॉइंट, लोग मुझे मौका नहीं देते थे. तो मुझे लगता था कि क्या प्रॉब्लम है. प्रभुदेवा के साथ जाके पार्टनरशिप भी कर ली, उसके बाद फिर उनके ब्रदर के साथ भी काम कर रही हूँ, सरोज खान से मिल रही हूँ, शामुक दावर के साथ काम करी हुई हूँ, उसके बाद भी चीजें बैठ नहीं रही हैं. तो देन व्हाट हैपेंड इज कि मैं सब कुछ करती गई, मैंने कभी किसी भी चीज पे गिव अप नहीं किया. आज की डेट में भी मैं कोलैब कर रही हूँ, एकेडमी रन कर रही हूँ, आई एम आल्सो एन एंटरप्रेन्योर, मैं इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. आई केप्ट डूइंग वन थिंग आफ्टर द अदर. बट क्या हो रहा था, मुझे किसी चीज का आंसर नहीं मिल रहा था. आई वाज नॉट सेटिस्फाइड. तो इसीलिए एक, जैसे हम कहते हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे देश में हमेशा से रही है, तो वही मेरी मदर ने मुझे सजेस्ट किया, मेरी मासी ने मुझे सजेस्ट किया कि यू नीड टू हैव अ गुरु हु कैन गाइड यू कि कैसे आपको चलना है. यू नीड टू हैव अ मेंटोर जो आपको सही जो पथ है वो प्रदर्शित कर सके.
somebody who can show you the way. तो बात करते करते मुझे पता चला कि मेरा फेज ही नहीं है नेम और फेम का, और वो 2024 से शुरू हो रहा है, वो 25 के बाद से और बढ़ेगा. तो ये जब मैंने जाना तो मुझे एक्सेप्टेंस हुई सिचुएशन की कि ओ, इट इज बिकॉज ऑफ द स्टार्स, इट इज बिकॉज ऑफ माई नंबर्स, इट इज बिकॉज ऑफ माई like alignment with my own energies and alignment with the universe, कि सबका एक राजयोग का समय रहता है. तो मुझे तो वो पता ही नहीं था. When I got in touch with my गुरुजी, मुझे पता चला कि ये आपका समय है, आपका समय आया ही नहीं है तो होगा कहाँ से, जब समय आएगा तभी होगा. सो द थिंग इज, जब मुझे ये बात पता चली उसके बाद से मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया. ऐसा नहीं कि मैंने कोरियोग्राफी गिव अप कर दी या मैंने एक्टिंग में कुछ किया नहीं. आई केप्ट डूइंग थिएटर्स, आई केप्ट डूइंग थिंग्स. बट जब अब मेरा समय आया है तो आई एम एंजॉइंग. बट द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू आर स्पिरिचुअली अलाइंड, या आपको ऑलरेडी इस चीज का ज्ञान होता है कि ऐसा ऐसा आपका फेज रहने वाला है, सो यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड. आपको ऐसा नहीं लगता कि हो वाओ आई हैव रीच्ड समवेयर. यू जस्ट फील दैट ओके, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी, मुझे पता था ये मेरा समय है, सो लेट्स डू माय जॉब वेल. ओके ओके. तो मतलब हाँ, मतलब ये क्यूरियोसिटी तो सबको होगी, आई एम श्योर. और नंबर्स की बात करते हैं. नंबर्स में 1 to 9 नंबर्स होते हैं. अब हाँ कौन, जी, हाँ जी. हाँ, तो जैसे जैसे तो कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं नंबर्स को लेकर के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें जहां तक मैंने सुनी है. 1 to हाँ 9 जी. में आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट नंबर कौन सा है? जी, लोग, अगर मैं ये कहूंगी तो लोग बड़ा मुझे सुनाएंगे, लेकिन एक्चुअली मैं खुद 14 अक्टूबर बॉर्न हूँ, और न्यूमरोलॉजिकली सबसे ज्यादा जो फॉर्चुनेट नंबर या सबसे ज्यादा जो थ्राइविंग नंबर, सक्सेसफुल नंबर माना जाता है, वो नंबर 5 को माना जाता है. सो विच इज माई नंबर. बट हैविंग सेड दैट, एवरी नंबर, ईच एंड एवरी नंबर इज बॉर्न विद अ डिफरेंट मिशन. तो आप किसी नंबर को ऊपर, किसी नंबर को नीचे नहीं बोल सकते. एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन, एवरी नंबर, एवरी न्यूमरोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन इज मेड इन अ डिफरेंट वे. तो वैसे तो अगर आप कलयुग के हिसाब से बात करें, ओके, सो जो नंबर्स हमेशा बहुत अच्छे माने जाते हैं वो होते हैं 1, 3, 5 एंड 6. और जो स्ट्रगलिंग नंबर्स माने जाते हैं वो होते हैं 4, 7, 8, 9. ये 4 नंबर स्ट्रगलिंग माने जाते हैं. इनको कोई भी चीज लाइफ में इजीली नहीं मिलती है. ठीक है, चाहे प्रोफेशनल सक्सेस हो, पर्सनल सक्सेस हो, दे हैव टू गो ऑल आउट, दे हैव टू कीप वर्किंग, और एक समय के बाद उनको मिलता है. लेकिन क्योंकि कलयुग है तो इसमें जैसे 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, उनको एक एज रहती है, इन द सेंस दैट दो दे स्ट्रगल, बट द काइंड ऑफ सक्सेस दे अचीव वो बाकी नंबर्स नहीं कर पाते. तो हर नंबर की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है. अगर आप मुझे सीक्वेंस वाइज बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि किस नंबर में क्या इंपॉर्टेंस होता है, या मतलब किस नंबर को क्या करना चाहिए. एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई विल बी एबल टू शेयर. लेकिन 13 नंबर को ऐसा क्यों बोला जाता है कि 13 नंबर इज नॉट दैट गुड नंबर? ऐसा क्यों एक बन गई है धारणा? जी, आपको मैं अभी 2 एग्जांपल्स दूंगी, आपको समझ आ जाएगा कि उनकी लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है. इफ यू टेक अ लुक एट श्री रविशंकर, ओके, तो रविशंकर जी 13 मई को जन्मे हैं. उनसे ज्यादा किसी का फेम है क्या? आज के इस पूरे युग में जितनी पॉपुलैरिटी आर्ट ऑफ लिविंग को मिली है, मुझे नहीं लगता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी हीलिंग इंस्टीट्यूट या मोडालिटी को इतनी सक्सेस मिली और इतने लंबे समय से. ओके, तो और दूसरा एग्जांपल, टचवुड, मेरे मामा है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ जेएसडब्ल्यू. सो द थिंग इज, वो भी 13 नवंबर बॉर्न है, और सब लोग उनसे भी यही प्रश्न करते कि अरे बाप रे, 13 नंबर होके यहाँ पे पहुंच गए. सो इट्स लाइक कि 13 नंबर में क्या हो गया. अगर आप इन दोनों नंबर को विभाजित करें तो ये दोनों नंबर किस नंबर को मिलके बने हैं? एक मतलब सूर्य, 3 मतलब गुरु, है ना. अगर आप 31 भी करें, 13 भी करें, भले वो नंबर 4 हो रहा है, विच इज राहु का नंबर, लेकिन आप और मैं राहु के थ्रू ही एक दूसरे से जुड़ के बात कर रहे हैं. फोन इज राहु, सोशल मीडिया इज राहु, मीडिया इज राहु. ओके, आज के दिन में आपको मैं बोलूं कि आप अपनी मदर को 3 दिन के लिए एक गेस्ट हाउस में छोड़ के घूम के आ जाइए, आप कर लोगे? फोन के बिना आप कर पाओगे? प्रिसाइजली. तो ये नंबर 4 का इंपॉर्टेंस है, ये युग ही नंबर 4 का है. तो नंबर 13 वालों को आप देखोगे, 31 वालों को आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा रहता है कि वो स्ट्रगल कर रहे, दे आर नॉट एट पीस. लेकिन एक समय ऐसा आता है दैट दे डोंट हैव टू लुक बैक. तो ये जो मिसकंसेप्शंस लोगों ने फैलाए हुए हैं, ये एक्चुअली वैसा है नहीं मैम. ओके ओके ओके. जैसे आज ही अभी आपसे बात करने से पहले मैं किसी हीलर से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि 8 नंबर जो है राहु शनि का नंबर है.
तो अगर हाँ 8 जी, नंबर का जी, तो अगर 8 नंबर का कोई काम आप करेंगी तो बाधाएं बहुत सारी आएंगी, लेकिन एट द सेम हाँ, टाइम आप उससे ओवरकम भी कर जाओगे, बिकॉज 8 नंबर इज दैट पावर। तो इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू टू एन एक्सटेंट, बट आई डोंट अग्री मैम। अगर आप जॉन अब्राहम की बात करें, वो भी नंबर 8 के, मुझे ये तो नहीं पता कि उनका जन्मदिन कब है, शायद 17 दिसंबर या ऐसा कुछ होना चाहिए उनका जन्मदिन, लेकिन वो भी नंबर 8 वाले हैं। तो क्या उनको सक्सेस नहीं मिली? उनको मिली, उनकी फिल्में देखने लोग जाते हैं। ही मेक्स सब्सटेंस, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते हैं जिससे लोग उनको पसंद करते हैं। ही इज नंबर 8। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ही इज नंबर 8। इससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ही वॉज नंबर 8। देवानंद साहब, ही वॉज नंबर 8। ओके, शर्मिला टैगोर, शी इज नंबर 8। धर्मेंद्र, ही इज नंबर 8। शिल्पा शेट्टी, शी इज नंबर 8। तो नंबर 8 वालों को क्या सक्सेस नहीं मिली है मैम? एग्जैक्टली, या ट्रू। मिली है, लेकिन वो जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके से नहीं मिली, लेकिन जो मिली वो क्या कम है? एग्जैक्टली, एंड वी नीड टू स्टॉप दैट स्टीरियोटाइप, आई गेस, कि अभी स्टीरियोटाइप को रोक देना चाहिए। एक पॉजिटिव वे में भी पर्टिकुलर नंबर्स को हम देख सकते हैं, राइट? बिल्कुल मैम, कोई भी नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट द थिंग इज, क्या आप उस नंबर की विशेषताओं को जानते हो? डू यू नो द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट नंबर? आर यू स्पिरिचुअली अलाइंड इनफ? क्योंकि स्पिरिचुअल और रिचुअलिस्टिक होने में क्या फर्क है? रिचुअलिस्टिक मतलब हम सुबह उठे, पूजा किया, एंड दैट इज इट। राइट। एक होता है स्पिरिचुअलिटी, बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ। तो जब हम न्यूमरोलॉजी जानते हैं, हम जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान रखते हैं, तो व्हाट आर वी बेसिकली डूइंग? वी आर अलाइनिंग आवर एनर्जीज विद द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। तो करेक्ट। बस उतनी सी बात होती है। द थिंग इज मैम, एक ही चीज है, with due respect to so many healers across the globe, there are so many healers who are empowering people, जो ये कह रही हैं कि नहीं आपसे होगा, you keep doing these remedies, you will be able to reach somewhere. I am one of them. I have seen so many healers who are demeaning, defaming others, कि नहीं आपका तो नंबर ही बेकार है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ हो ही नहीं सकता। एंड जब नंबर लोग, मतलब नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 की बात करते हैं, आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि इतना पावरफुल नंबर रख कर भी अपने लाइफ में उतना अचीव नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि उनके नंबर्स की पावर क्या है। राइट, राइट, ट्रू। तो ये जो मिथ है, ये जो मिसकंसेप्शन है, इसको लोगों को दूर करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, लोगों को हीलर पे डाउट, लोगों को एस्ट्रोलॉजर पे डाउट, लोगों को न्यूमरोलॉजिस्ट पे डाउट वो होने लग जाता है। बिकॉज लोगों को ये समझना चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ साइंस। एंड अगर हम अपनी एनर्जीज को अलाइन करें, तो हम क्यों सफर करेंगे? हमारी सफरिंग कम होगी। इट इज एज गुड एज कि आप बारिश में ऐसे ही चले जाओगे तो आप ज्यादा भीगोगे, आप छाता लेके जाओगे तो कम भीगोगे, है ना? तो वो चीज एक हीलर में होनी चाहिए, टू एम्पावर पीपल, टू मेक देम पावरफुल इनफ, टू मेक देम बिलीव देमसेल्व्स, रादर देन नहीं आप तो बिल्कुल श्रापित हो, आपका तो एक ढेले का काम नहीं होने वाला। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ साइंस which needs to be respected, but at the same time the problem in our country is that दो चीज है। हीलर की ये विडंबना होती है मैम, कि अगर सच बात बोले तो ये बहुत नेगेटिव बात करते हैं, झूठ बोले तो अरे यार बहुत पैसे मांग रहे हैं। हर चीज में बेचारे हीलर फंसते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते। मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि आप ये सोचो कि अगर आपको एक एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो, व्यक्ति बहुत सक्षम है, उसको बहुत टैलेंट है, वो आपको बोलता है कि इस तारीख को आप ऑपरेशन मत करिए, नहीं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। ओके, तो वो नहीं करता, वो 5-6 दिन होल्ड करके या 1-2 महीने होल्ड करके वो काम करता है, और उसका वो काम होता है। ठीक है, तो जहां पे उसको 7.5 लाख रुपए इमरजेंसी में लगते हैं, उसका काम 10,000 में हो जाता है या 7,500 में हो जाता है। तो क्या वो एक हेल्पफुल साइंस नहीं है? लोगों का देखने का तरीका ही आजकल गलत है, मतलब हर किसी पे शक ही शक है, लोगों को किसी पे फेथ नहीं। क्या बात, सही बात है, बिल्कुल। और आपसे बात कर रहे हैं रेनी, तो लोग, मेरे व्यूअर्स बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, बिग बॉस आने वाला है, बिग बॉस को सुना जा रहा है कि 5.5 महीना लंबा होने वाला है। क्या प्रिडिक्शंस हैं हाँ, आपके बिग बॉस को लेकर के इस बार के, कि या जो है न्यूज वो सच है कि इतना लंबा होगा, और किस तरीके का होगा? प्लीज थोड़ा बताइए लोगों को। जी बिल्कुल, आई एम जस्ट शफलिंग माय कार्ड्स। ओके। देखिए, एक चीज जो मैं, आपने बहुत, मतलब आपके क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और ये लोगों
को मतलब एजुकेट करने वाली बात हो रही है यहाँ पे, एंड आई होप एंड विश कि आपका हर एक जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन पॉडकास्ट लें, आप इंटरव्यूज लें, बहुत सक्सेस मिले आपको। बट एट द सेम टाइम मैं यही बताना चाहूंगी टैरो रीडिंग शुरू करने से पहले कि बिग बॉस अगर एनर्जी वाइज हम बात करते हैं, सो इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म। इसलिए लोग जब वहां जाते हैं, चाहे जितनी कंट्रोवर्सी हो जाए, द नंबर्स आर अलाइंड इन सच अ वे कि वहां से लोगों को एक नई जिंदगी मिलती है। इट्स अ फैक्ट, मिली है, मिलती है, काफी लोगों को, मेजोरिटी लोगों को मिलती है। ओके दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर मैं बिग बॉस और सलमान खान की बात कहूं, तो दे वर्क हैंड इन हैंड। मतलब अगर सलमान खान बिग बॉस को करते रहेंगे होस्ट, तो बिग बॉस ज्यादा चलेगा एज कंपेयर टू एनी अदर स्टार। वो उनकी अलाइनमेंट है। ओके उसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब इस साल, ये 2025 का साल है, मंगल का साल है, न्यूमरोलॉजिकली मंगल का साल हो जाता है। और अगर हम बात करें ओवरऑल एनर्जी, वर्ल्ड की जो एनर्जी अभी चल रही है, आप देख ही रहो कितनी उथल पुथल है। पॉलिटिक्स में उथल पुथल, फाइनेंशियली लोग सफर कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सफर कर रही है, एक भी पिक्चर उस हिसाब से हिट नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद सीरियल्स उतने अच्छे चल नहीं रहे, एक बार चलते हैं 2 महीने बाद बंद हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी चली ना मैम, ये इसलिए चली क्योंकि शनि अभी मीन राशि में 2.5 साल बाद गोचर किए, ठीक है, ट्रांजिट किए। और ट्रांजिट करने के बाद ऐसा हो गया, मैंने बहुत पॉडकास्ट में बोला है कि आप जिस शो या जिस फिल्म से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सीजन्स या वो शोज या वो फिल्म ज्यादा चलेंगे, और जो फिल्म से आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो वो नहीं चलेंगे। अभी जस्टिस का टाइम चल रहा है इस पूरे यूनिवर्स में। तो द थिंग इज कि अगर बिग बॉस की सीजन की बात करूं, तो मुझे तो मैम, मैं ज्यादा ना लाइक लिटरली, दो आई एम फ्रॉम दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लेकिन मैं ना पूरा मतलब फॉलो अप नहीं रखती हूँ, बिकॉज वी बिकम बिजी इन आवर अपॉइंटमेंट्स, और बाकी सब भी हमारी चीजें चलती रहती है, तो हम उतना नहीं बैठ के देख रहे होते। बट बिकॉज मैंने इससे पहले इस सीजन की जिसमें करण वीर जीते, तो उसमें लाइक मैंने प्रेडिक्शन की थी कि वो जीतेंगे और वो जीते। तो उसके बाद से लाइक द जर्नी स्टार्टेड। तो यहाँ पे ये जरूर बता रहा है कि बिग बॉस को लेके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर सर्टेन कंफ्यूजन्स गोइंग ऑन। दैट इज व्हाट द कार्ड शोज, कि मतलब वो आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो इस बात पे क्वेश्चन। और दूसरी चीज, मतलब कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, इस बात पे क्वेश्चन। तो जो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी ना मैम, वो 15 जुलाई के बाद से मिलना शुरू होगी। अभी उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज द थिंग इज कि अभी अगर देखा जाए तो कल से ही मैं सारी एस्पेक्ट्स मिला करके बोल रही हूँ, बिकॉज मैं सारे एस्पेक्ट्स ही देखती हूँ। टैरो भी देख रही हूँ मैं, आपके सामने कार्ड्स हैं। ओके सो इट हैज टू बी वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, क्योंकि बिग बॉस की एनर्जी थोड़ी हेवायर दिख रही है मुझे, इन टर्म्स ऑफ कि जिस तरीके का फेम और नेम बिग बॉस ने इतने सालों तक एंजॉय किया, उसमें कहीं ना कहीं डाउनफॉल दिखता है मुझे। ओके कहीं ना कुछ इश्यूज दिखते हैं मुझे। अब वो इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं। ओके बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगी कि बिग बॉस का हो सकता है कि कुछ लाइक द वे दे डू देयर पब्लिसिटी चेंजेस और द चैनल चेंजेस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये होने की संभावनाएं दिखती हैं। ओके लेकिन बिग बॉस को लेके जो आप लोगों को क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी, दैट विल ओनली स्टार्ट हैपनिंग आफ्टर 15 जुलाई। इससे पहले जो भी आप सुने उस पर 100% तरीके से विश्वास ना करें। ओके ओके ग्रेट। इट्स दैट। ओके ओके ओके। और आजकल बॉलीवुड की बात करते हैं आपसे, जो जो बहुत फैंस हैं बॉलीवुड के, बहुत सारे उनके बहुत फेवरेट हीरोज होते हैं, बहुत सारे हीरोइंस होती हैं। टॉप के जो अभी चल रहे हैं आपकी नजरों में कि कौन आगे बहुत जाएंगे, उनमें से कोई नाम आप बता सकती हैं कि कौन से हीरो है जिनका ग्राफ लगता है कि 100% ऊपर है, और कौन ऐसा हीरो है जो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा? देखिए अगर अभी मैं इन 3 स्टार्स की बात करूं, SRK, उसके बाद सलमान जी, उसके बाद आमिर, इनका क्या है, दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन देयर लाइफ। अभी इट्स लाइक कि यू नो, अगर मैं कुछ कुछ चीजों को मैं बड़े मिक्स्ड वे में बोलती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो डू एस्ट्रोलॉजी, देन नेम न्यूमरोलॉजी, देन वास्तु, देन एनर्जी साइंस, बहुत सारी चीजों को मिला करके मैं बात करती हूँ मैम। तो 29 मार्च 2025 के बाद द टाइम हैज नॉट बीन गुड फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। ओके उसके बाद कोविड के बाद से ही हमने एक ट्रेंड देखा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी ज्यादा काम करने लग गया है एज कंपेयर टू द मल्टीप्लेक्सेस एंड ऑल। कुछ सालों बाद ऐसा होगा कि पूरी मास जो है घर में बैठ के ही पिक्चरों का आनंद लेंगी और मल्टीप्लेक्सेस कम रह जाएंगे, ओटीटी ही बढ़ने वाला है। अगेन राहु का युग है, फोन और टेलीविजन पे ही बात सिमटेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलेगी जरूर। एंटरटेनमेंट के बिना तो जीवन नहीं है, ये चीज है, बट वो चलेगी जरूर। कुछ लोग जो आगे आने वाले सालों में आगे जाने वाले हैं,
उसमें से मैं कुछ अभी से लेकर 4-5 साल तो विकी कौशल का बहुत अच्छा है। उसके बाद देन इफ यू आस्क मी, देन इवन टाइगर श्रॉफ शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि उनका एक अलग ही अजब गजब किस्म का टैलेंट है। वो किसी ना किसी तरीके से लाइमलाइट में रहते हैं और उनका बहुत पावरफुल हॉरोस्कोप है अगर आप मुझसे पूछें। तीसरा मैं देखती हूँ राशा का, जानवी का, इनका ग्राफ अच्छा रहने वाला है। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात कहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद, या जो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री की बात अकेले क्यों करें मैम, जैसे एमएनसी में हो गया, मेडिकल सेक्टर में हो गया, हर एक एस्पेक्ट हमारी जिंदगी के और अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं, जहां जहां भी इनजस्टिस हुआ है जिन जिन के साथ, शनि का और राहु का अभी ऐसा गेम चल रहा है कि जो लोग सक्सेस एंजॉय करते रहे उनका अभी डाउनफॉल होगा, और जो लोग डाउन ट्रेंड में रहे उनसे लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, उनसे लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये आगे जाएंगे, उन सब लोगों का उत्थान होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे इनजस्टिस आया वहां पे शनि कभी साथ नहीं देते। तो जिन लोगों के साथ फाउल प्ले हुआ, इनजस्टिस हुई, उनका आप कह सकते हो एक श्राप ही इंडस्ट्री को लग गया है। एंड आई एम नॉट रॉन्ग व्हेन आई से दैट एसआरके एंड सलमान आर गोइंग टू बी द लास्ट ऑफ सुपरस्टार्स। आर्यन और सुहाना का करियर ओके ओके रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज इतने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लोग ज्यादा पनपते नहीं है, बात यही है। लेकिन उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इफ दे वर्क विद देयर एनर्जीज, अगर वो अलाइनमेंट के साथ चले, आई एम श्योर इतने बड़े लोग हैं, दे मस्ट बी गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टेकिंग कंसल्टेशन। ऐसा कोई है नहीं जो मानता नहीं। आई एम ऑल्सो डूइंग टैरो फॉर सो मेनी एक्टर्स, सो आई नो दैट दे बिलीव। तो अगर वो अपनी एनर्जी का अलाइनमेंट करते हैं तो डेफिनेटली चीजें बदल जाती हैं। ओके। तीसरी चीज ये है कि अगर आप मुझसे पूछे कि किनके लिए ये साल टफ जाने वाला है, दैट इज सलमान। जो एस और ए नाम के लोग हैं उनके लिए ये साल बहुत टफ रहेगा। टफ से मेरा ये मतलब नहीं कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ, एज कंपेयर टू व्हाट देयर ईयर्स वर एंड व्हाट देयर ईयर्स आर राइट नाउ, देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव डिफरेंस। एंड यहाँ पे दूसरी ना चीज ये कि एक मिनट, यहाँ पर 1 मिनट में आपको सॉरी ब्रेक करूंगी। आपने सलमान का नाम हाँ, लिया ना, तो सलमान के ऊपर डेथ थ्रेट्स भी आ रही हैं काफी ज्यादा। तो उस केस में भी सलमान के बारे में थोड़ा इसको कंटिन्यूशन में कर दीजिए प्लीज। मैं सलमान के बारे में यही कहना चाहूंगी मैम, ये मैंने अपने दूसरे पॉडकास्ट में भी कहा है, इंटरव्यूज में भी कहा है कि सलमान जी को शत्रुहंता योग है, जो हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं। शत्रुहंता योग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में कोई भी ओपोनेंट है तो उसकी नहीं, सलमान की चलती है। जो हमने ओवर द इयर्स देखा भी है, अगर वो कहीं भी फंसेंगे तो वहां से निकल आएंगे, क्योंकि उनमें एक इनोसेंस है, अग्रेशन है। मगर वो एक इनोसेंट व्यक्ति, एक इनोसेंट व्यक्ति ही गलती करता है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी गलती नहीं करता। So he is that kind of a man कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं जिसके वजह से वो बचते हैं हर बार। ओके, उन्होंने जिंदगियां, अगर लोग कहते हैं कि बिगाड़ी है, तो बनाई भी है। ओके, तो ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। उनको लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोई थ्रेट अगर आ भी रहा है तो उनको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसे इवॉल्व सोल है कि जब इनकी जाने की मर्जी होगी तभी ये दुनिया से जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज अगर आप एस लेटर को देखें तो दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि मेरी भी कुंभ राशि है, 7.5 की चल रही है, तो लास्ट का फेज अप डाउन वाला ज्यादा होता है। तो he needs to take care of his energies. Apart from that, I don't see any harm happening to him. He just needs to take care of people around him. That's it. ओके ओके। और एक्ट्रेस में आप किसको देखती हैं इस समय, किसको आगे बढ़ता राशा, हुआ? अच्छा, राशा एंड जानवी। Yes. Janvi, Sara, all these people are going to do well. They are going to do reasonably well. ओके ओके ओके। और ना मेरे व्यूअर्स जो है वो अनुपमा के बहुत फैंस हैं, रूपाली गांगुली के। तो नंबर 1 उनका है, तो उनकी कितनी प्रोग्रेस की चांसेस है और कैसा उनका टाइम जाने वाला है, उनका जो करियर? मैम, रूपाली गांगुली जी का एक बार आप नंबर वेरीफाई करें, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका नंबर 5 होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग है जितना मैंने जाना। फिर भी मैं एक बार आपको चेक ही कर देती हूँ, है ना? रूपाली गांगुली का आप देख लीजिए, अभी चेक करती हूँ। और ये हाँ जी। हाँ, और सीरियल्स की अगर बात करें तो आजकल सीरियल्स के बहुत चाहने वाले हैं, बहुत सारी ऑडियंस है सीरियल्स की। कई बार तो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड को भी टीवी बीट कर रहा है कई मामलों में। तो हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको वही कहा ना कि टीवी और ओटीटी ये चीजें ज्यादा चलेंगी अब, ज्यादा चलेंगी, राइट।
तो मतलब डेली सोप के स्कोप बहुत सारे रहेंगे, रियलिटी शोज जो आ रहे हैं उनके भी स्कोप काफी काफी बरकरार है। अगस्त के बाद से यस। ओके 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 ओके, मैं आपको अभी बताती हूँ उनका बॉर्न ईयर भी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स 5th of April 1977। बिकॉज मुझे मुंह जबानी याद रहता है सबका बर्थडे एंड आई नो द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग, मुझे कार्ड्स भी ओपन करने की उनका जरूरत नहीं पड़ती। उनका ईश्वर का करियर, आशीर्वाद। जी जी, उनका करियर ग्राफ कैसा रहेगा? उनका करियर अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 5 नंबर वालों को, ये मेरा भी नंबर है 5, सो इट्स लाइक 5 नंबर वालों का एक अलग ही ग्राफ रहता है। हर करियर इज गोइंग टू बी गुड, शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ 2 एस्पेक्ट्स इन हर लाइफ, वन इज हेल्थ एंड द अदर वन इज पर्सनल लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने बहुत मतलब ना करियर में बहुत दमदार मेहनत की है एंड एट द सेम टाइम वो अभी रंग ला रहा है एंड इट इज गोइंग टू गो दैट वे ओनली। उनके करियर में मुझे डिप नहीं दिखता, कुछ भी होगा तो शी विल मैनेज एंड कम आउट ऑफ इट एंड स्टिल हैव अ गुड करियर। ओके ओके, एंड डू यू बिलीव इन ब्लैक मैजिक रेनी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। होता है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक, मतलब किस तरीके के होते हैं और क्या हो सकते हैं उनके इफेक्ट्स? देखिए क्या होता है, अगर मैं एकदम शुद्ध भाषा में बोलूं, बिकॉज देखिए मेरे कपड़े मॉडर्न है बट मेरी जो थिंकिंग है दैट्स अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्न। ये भी चीज होती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका मैं बर्थडे जान सकती हूँ मैम जस्ट फॉर माई 11 सेक? 11 जून। तुम्हारा मास्टर नंबर, वेरी इमोशनल एंड केयरिंग नंबर। बहुत केयर करते हैं आप लोगों को, आप चांस देते हो लोगों को आगे बढ़ने का एंड एट द सेम टाइम मैं गलत नहीं होंगी, मुझे इस बात पे कोई ईगो नहीं है कि आप जैसा अच्छा इंसान मुझे चांस दे रहा है आगे आकर बोलने के लिए, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम मैं यही बोलना चाहूंगी मैम, ब्लैक मैजिक जैसा जो सेंसिटिव टॉपिक है लोग उसके बारे में बात नहीं करते। कुछ महीनों पहले की बात है जब मैं ऐसे ही आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन इन लीलावती हॉस्पिटल। ओके, मैंने उसे बोला था दैट पता नहीं यहाँ पे मुझे ना बहुत ब्लैक मैजिक एनर्जी दिखती है। तो उसने बोला अरे तू क्या फालतू बात करती है, तुम हीलर्स का यही काम होता है, कहीं पे भी जाओ तुमको ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखने लग जाती हैं। एंड शी इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एक्टर बाय द वे, शी इज माय फ्रेंड। ओके सो द थिंग इज कि मैंने कहा नहीं नहीं तुम देखना यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है एनर्जीज का। ओके एंड देन व्हाट हैपेंड, वीरल भयानी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनके पास ये न्यूज आई थी और पूरे न्यूज में ब्रेकआउट हुआ। यू मस्ट हैव सीन द न्यूज दैट लीलावती में ब्लैक मैजिक चल रहा था एंड पीपल कुड डिस्कवर दैट एंड पीपल फाउंड आउट दैट वहां पे दैट टाइम यू कुछ फाउंड इट कि कुछ गड़बड़ है, ओ। हाँ सो दैट हैपेंड। तो मैंने वो ऐसे ही मतलब एक फिराक में बोला था, इंट्यूटिव एबिलिटी से बोला था, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। अगर आप मुझसे पूछते हैं ब्लैक मैजिक करना क्या आसान होता है, नहीं होता है। ब्लैक मैजिक करना आसान नहीं होता है, ठीक है। और ज्यादातर आप ऐसे लोगों को ही ब्लैक मैजिक करते हुए देखोगे जो आपके घर के लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, या आपके सारे सीक्रेट्स जानते हैं। उनको पता है कि इसको कैसे हार्म करना है, कितना हार्म करना है, क्या हमें इससे चाहिए, क्या हमें इसकी एनर्जी से एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से ब्लैक मैजिक होता है। काफी जेलेसी और इन सब चीजों में भी करते हैं, लेकिन अगर आप मुझे टर्म्स पूछे तो टर्म्स उसमें से होते हैं वशीकरण, आपने सुना होगा, मारन, उच्चाटन, विद्वेषण, ठीक है। इस तरीके के जो ब्लैक मैजिक के जो हैं तरीके उससे होता है। मतलब विद्वेषण मतलब पति पत्नी या दो दोस्तों में या दो बिजनेस पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग, मन मुटाव क्रिएट कर देना, दैट इज विद्वेषण। उसके बाद जो उच्चाटन मारण होता है, इसका मतलब आपने डेथ का ही मतलब डेविल को ऑर्डर कर दिया कि भैया इसकी जान ही ले लो। और नो लाइक इस तरीके की जो चीजें रहती हैं, वशीकरण मतलब कोई व्यक्ति आप बोले तो उठे, आप बोले तो बैठे। तो इस तरीके की चीजें होती है मैम, इट्स वेरी वेरी एविडेंट। एंड कलयुग के चलते ये चीजें आजकल बढ़ती चली जा रही हैं। सो ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो खुद विक्टिम हैं ब्लैक मैजिक के, और इतना सक्सेस देखकर उनके अपने ही परिवार के लोगों ने या आस पड़ोस के लोगों ने उनपे किसी तांत्रिक को बोल करके उनपे ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। हमने निकाले हैं ब्लैक मैजिक, हमने रिमूव किया है। एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट इजी। और मैं जो लोग ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर दूसरों को हार्म करने में बिलीव करते हैं, मैं ये कहूंगी कि ब्लैक मैजिक करवाने वाला और पूजा करवाने वाला दोनों ही इंसान है। उनके ऊपर भी एक कर्मा चलता है और उस कर्मा के ऊपर कोई और नहीं चलता। तो अगर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मैं मानती हूँ इस बात को कि सामने वाले को और हमारा उसमें नुकसान होता है,
लेकिन बाद में जो आपका नुकसान होगा ना, दैट इज अनइमेजिनेबल वे से होता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि सबको कर्मों पे छोड़े, आप इंटरफेयर ना करें। एंड एट द सेम टाइम पूजा, प्राण प्रतिष्ठा, व्हाइट मैजिक, इन सब चीजों का सहारा लेकर अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं, जैसे एक वाइफ जो बहुत तरस रही है, वो अगर अपने हस्बैंड से प्यार पाने के लिए वो बोलती है किसी गुरु को जाकर कि आप ऐसी कुछ पूजा कीजिए जिससे मेरा रिश्ता सुधर जाए, तो उसको आप ब्लैक मैजिक नहीं कहोगे, दैट इज फॉर गुडनेस, दैट इज फॉर या हैप्पीनेस, है ना। लेकिन अगर आप किसी का हार्म कर रहे हो, कि एक मतलब हस्बैंड वाइफ है, उसके बीच में आपको जाना है, यू वांट टू बी द थर्ड पार्टी, एंड आप किसी वाइफ के ऊपर नजर रख रहे हो, गंदी नजर रख रहे हो, या हस्बैंड के ऊपर गंदी नजर रख रहे हो, तो दैट इज ब्लैक मैजिक। आप किसी के शादी को तोड़वा के, किसी के बच्चे को ऐसे कत्ल करवा कर अगर आप ब्लैक मैजिक करते हो, तो आज भले उस परिवार का नुकसान हो रहा है, लेकिन जन्मों जन्मांतर के लिए आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, आपकी जनरेशन तड़पेंगी क्योंकि आपने दूसरों के लिए बुरा किया। ओके ओके। तो आपसे बात करके तो बहुत मजा आ रहा है रिनी, आपने तो मुझे गूज बम्स दिए हैं आज, पहली बार मुझे गूज बम्स की फीलिंग हो रही है। एंड यू आर सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कहीं पर भी कोई भी चीजें आपने इधर उधर बोली, दैट्स मतलब एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल दिल से बातें बोली हैं सारी। एंड हाँ जी, बहुत अच्छी नॉलेज दी है आपने रिनी, क्योंकि आजकल के लोगों को ना जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई लोग एब्सोल्युटली। अंधविश्वासी होते हैं, कई लोग एकदम जो बोलते हैं ना विश्वास करते हैं, मगर बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं जो टोने टोटके में या बुढ़िया बुढ़िया बांधना फलाना फलाना। कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल बिलीवर्स होते हैं। तो मैं आपके थ्रू उन लोगों के लिए एक मैसेज पास करवाना चाहूंगी कि क्या बहुत ज्यादा अंधविश्वास होना सही है, या फिर एक कंट्रोल, एक लिमिट होती है उस चीज की। देखिए, एक चीज मैं मानती हूँ हमेशा कि जहां डाउट है वहां पे कभी फेथ नहीं हो सकता, और जहां फेथ है वहां कभी डाउट आएगा नहीं। ओके, मतलब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ जो मैंने थोड़े दिन पहले इंस्टा रील में ही अपने कवर किया था, और वो जी काफी व्यूज गए उसके। सो द थिंग इज, इसमें मैंने ये बोला था कि जो लोग, ये बहुत पते कि दो मतलब एक तीर से दो निशान मैं इसमें कर रही हूँ, कि फर्स्ट चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये एडवाइस दी थी कि बहुत लोग क्या होता है, पैसे बचाने के चक्कर में इंस्टा रील देखते हैं, जनरलाइज रेमेडीज करते हैं, और उसके बाद कई लोगों का उसका परिणाम मिलता है, कई लोग साइड इफेक्ट्स में जाते हैं, कई लोगों को कुछ भी सब्सटेंशियल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि जनरलाइज रेमेडीज तो आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी दशा, आपकी महादशा, आपकी सूक्ष्म दशा, अंतरदशा कंप्लीटली डिफरेंट है। आपका अपना कर्मा, आपका अपना पर्सनलाइज चार्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो आप, किसी का गुरु अच्छा है, किसी का गुरु डैमेज्ड है, आपने दोनों के लिए एक उपाय आप कैसे मान सकते हो? ठीक है, फर्स्ट इज दैट कि जनरलाइज किसी भी रेमेडीज में अंधविश्वासी तरीके से ऐसे ही चलो करके राइट। देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी हार्मफुल। एंड सेकेंडली, इट्स एज गुड एज कि आप डॉक्टर का वीडियो देख के खुद ही ऑपरेशन घर में कर रहे हो। इट्स नॉट, दैट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ अप्रोचिंग दीज थिंग्स। और दूसरी चीज ये रहती है कि कैसे आप पहचाने कि कोई व्यक्ति जेन्युइन है कि नहीं है, कि मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी जेन्युइन है, वो आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में आइडिया पहले से रखेगा। ओके, कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, उसको आइडिया रहेगा। मगर ऐसा नहीं होगा कि मतलब सभी आपको ही बताना पड़ रहा है। अगर आप ही बता रहे हो तो एस्ट्रोलॉजी किस काम का? तो ये एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन और इंडिकेशन होता है कि आप सही व्यक्ति को पहचान सकते हो। और गुरु का चुनाव करना बिल्कुल। बहुत जरूरी है। अगर आप गुरु का चुनाव करते हो तो अंधविश्वास वाली बात आएगी नहीं, सिर्फ विश्वास की बात आएगी। लेकिन अगर आप ये कर लो, आप मतलब किसी का बाल लेकर आओ, काट करके डाल दो, शहद में बाल मिला के रख दो, ये सब अंधविश्वास है। ये सब ओवर डू कर रहे हैं आप, किसमें कितनी एनर्जी डालनी है, किसमें क्या नहीं करना है, वो भी एक प्रथा है, एक विधा है। तो उसके अनुसार आप करें। अगर मान लीजिए, मैं अभी हमारा जो साइकिल है वो चलता है कि सुबह हम उठते हैं, रात को हम सोते हैं। जब भी उल्टा होने लग जाता है तो हमारे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, होती है ना। तो उसी तरीके से नेचर के कुछ तरीके हैं, नेचर का कुछ तारतम्य है एक व्यक्ति के साथ। तो अगर आप उस तारतम्य को तोड़ते हैं, उस कॉम्बिनेशन को तोड़ते हैं, अपनी अलाइनमेंट से निकल जाते हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा सिवा इल्यूजन्स के। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना मैम, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप तो हीलर है तो आप भी मरोगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो फिर ये क्या क्वेश्चन है? मतलब हम हीलर है तो हम तो जाएंगे, जो आया इस दुनिया में वो जाएगा। नहीं तो आप हीलिंग करके बचा सकते हो। मैंने कहा, अगेन इस मिसकंसेप्शन को दूर करना चाहूंगी, हीलिंग करके, प्रोटेक्शन करके प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी को घटाया जा सकता है, कर्मा को नलीफाई नहीं किया जा सकता।
तो अगर आप अच्छे कर्म इस जन्म में कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं और अपनी एनर्जीज को उस अनुसार ढाल रहे हैं, तो वो आपको गाइड करेगा ही करेगा, वो आपको बचाएगा ही बचाएगा। लेकिन आप 50 नारियल चढ़ा कर यहाँ पे सबका कत्ल कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी पर्पस इन योर लाइफ। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच रेनी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, और होपफुली जल्दी और मुलाकात होगी, बिकॉज आई बंच ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और व्यूअर्स को आई एम श्योर आज बहुत कुछ जानने को मिला होगा जो कि बहुत टाइम से मतलब लोग नहीं समझ पाते। सो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम रेनी, मजा आ थैंक यू, गया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय। बाय बाय।